हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में क्लास 12th का चैप्टर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें। क्वेश्चन में बोला जा रहा है रिलेशन आर इन द सेट जेड, कैपिटल जेड मींस इंटीजर्स। तो यहाँ पर बोला है कैपिटल जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब ऑल इंटीजर्स मतलब कि इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं पता है ना, जैसे कि यहाँ बीच में 0, यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। कंप्लीट जो नंबर होते हैं वही इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा कैपिटल जेड है उसके अंदर ये सारे के सारे नंबर्स आएंगे। अब हमको ये बोला जा रहा है जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन है कि x, y सच दैट x - y इज एन इंटीजर। कहने का मतलब ये है कि जो भी पेयर बनेगा आपका नंबर्स का रिलेशन के अंदर, जो भी आपका पेयर बनेगा उन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो भी एक इंटीजर ही आना चाहिए। ठीक, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया रिलेशन है। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए इनमें से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है वो आपका z टू z ही डिफाइन है। मतलब इसके अंदर भी वही के वही पूरे नंबर आएंगे और इधर भी वही के वही नंबर आएंगे। मतलब x की वैल्यू भी इनमें से आप कोई ले सकते हैं, y की वैल्यू भी इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक, चलो अब क्योंकि अब इसको क्या कर सकते हैं हम, रास्टर फॉर्म में उतना स्पेसिफिक होके नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इनमें से कोई भी नंबर ले लो। जैसे मान लीजिए मैंने x की प्लेस पर लिया -3, ठीक है, तो y की प्लेस पर क्या आएगा, यहाँ पर मैंने लिया -1, तो -3 माइनस +1, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो -2 एक इंटीजर है। क्या बोला गया है, x - y इज एन इंटीजर। तो x - y इक्वल टू इंटीजर आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, x की प्लेस पर मैंने लिया -3, ये है -1, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस है और y खुद माइनस का इसलिए +1, तो ये हो जाएगा -2। तो -2 भी एक इंटीजर है। तो इस तरीके से ये जो आपका रिलेशन है इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रास्टर फॉर्म में नहीं लिखें तो ही चलेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये अब मैं हटा देती हूँ, बाकी आपको समझ में आ गया कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो हैं वो ये रहेंगे हमारे। ठीक, चलो। तो अब जो है क्वेश्चन को लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होगा हमारा। कैसे, देखें। सबसे पहले हमको बताना है रिफ्लेक्सिव। तो अब आप एक बात बताइए, जो हमारा रिलेशन है मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। रिलेशन हमारा z टू z डिफाइन है, z मतलब इंटीजर्स। तो x की वैल्यू जो रहेगी वो भी यहीं से रहेगी, y की वैल्यू रहेगी वो भी यहीं से रहेगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी क्या है, सेम एलिमेंट जो है उनका पेयर होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर जो रहेगा सेम एलिमेंट का रहेगा। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो z है उसके अंदर लेट सपोज मैं ले लेती हूँ यहाँ पर नंबर -3 -1 0 1 2 3 एंड सो। ठीक है, यहीं से आपको x मिलेगा, यहीं से आपको y मिलेगा। ठीक है, तो अब हमको ये बोला जा रहा है कि जो x - y है वो इंटीजर होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पर x - x ले लिया तो वो क्या आएगा, 0। तो 0 इंटीजर है कि नहीं है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर -3 और माइनस साइन फॉर्मूले का लगा और -3 सेम नंबर ले लिए, तो -3 + 3 क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो x, x है वो रिलेशन में आएगा। x, x जो है वो रिलेशन में आएगा और जब x, x रिलेशन में आता है मतलब वो रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव।
तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो कुछ स्टूडेंट को। एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो रिलेशन यहाँ पर हमको दिया है वो z टू z डिफाइन है। x की वैल्यू भी z से आएगी, y की वैल्यू भी z से आएगी, और यहाँ पर ऑल इंटीजर्स। तो अब ये इंटीजर्स तो कितने सारे हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको रास्टर फॉर्म में नहीं लिखा। ठीक है, तो हमारा लिखने का तरीका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें, हमको क्वेश्चन में बोला गया है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक कर रहे हैं कि x, y such that x minus y is an integer। ठीक, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी है x, x। तो ठीक है, हमने x, x ले लेते हैं, और हमने यहाँ पर किया x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये क्या एक इंटीजर है? बिल्कुल एक इंटीजर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, x बिलोंग्स टू R और एवरी x बिलोंग्स टू Z, कैपिटल Z, जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है। तो आप यहां से कोई भी वैल्यू उठा लो और उसको उसी से माइनस कर दो। तो -3 से आपने -3 को ही माइनस किया तो क्या आया 0। मान लीजिए मैं 1 लेती हूं यहां पर, तो 1 - 1 क्या आ रहा है 0, 2 - 2 क्या आ रहा है 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेयर बना लो, 1 1 का भी बन जाएगा, 2 2 का भी बन जाएगा, 3 3 का भी बन जाएगा, सारे के सारे जितने इंटीजर हैं सबका पेयर बन जाएगा, क्योंकि सबका माइनस करने पे आपको 0 मिलेगा, और 0 एक इंटीजर है। तो यहां पर जो रिलेशन है उसमें यही बोला गया है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो x, x इज एन इंटीजर, क्योंकि x माइनस एक्स 0, 0 मतलब इंटीजर। तो ये चीज मैंने इसलिए आपको बताई कि जो रिलेशन है वो x माइनस वाई है। अब आप कर लो x माइनस वाई, तो x की प्लेस पर भी 1, y की प्लेस पर भी 1, 1 - 1 0, x की प्लेस पर भी 2, y की प्लेस पर भी 2, 2 - 2 0, तो 0 एक इंटीजर है। इसीलिए यहां पर x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल Z। कैपिटल Z हमारा वही सेट है जिसके लिए हमारा रिलेशन डिफाइंड है। ठीक, समझ में आ गई बात? बस, तो यहां पर यही लिखना है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, सो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर, सो x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये चीजें भी मैंने आपको समझा दी कि कोई भी एलिमेंट आप उठा लो यहां से, ठीक है, और उसको खुद से ही आप माइनस कर दो, 1 - 1 0, कितना भी बड़ा आप इंटीजर ले लो, 1000 - 1000 0, 0 क्या है इंटीजर। ठीक है, तो x, x वाले पेयर सारे के सारे बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लिख तो सकते नहीं है, तो हमने यहाँ पर यही लिख दिया x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब सिमेट्रिक हम देखेंगे इसको। सिमेट्रिक का मतलब कि अगर मान लो हमने यहाँ पर लिया 1, 2, 2, 1 भी होना चाहिए, लेकिन कैसे? क्योंकि देखो 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, जो कि Z में आएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो रिलेशन क्या है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या आना चाहिए इंटीजर, यहाँ पे भी x माइनस वाई कर लो आप। तो यहाँ पे जो x है ये कितना है हमारा 1, माइनस वाई कितना है 2। ठीक, यहाँ पे हमारा x है 2, माइनस वाई कितना है 1। तो अब आप देख लो, -2 और 1, तो -1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो -1 क्या है? एक इंटीजर है, 1 भी तो एक इंटीजर है, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया 1 2 2 1 का, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। बस कहने का मतलब ये है कि इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे उससे क्या मतलब, इंटीजर इंटीजर होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी रहेगा, क्योंकि 2 और 1 इन दोनों को माइनस करने पे भी एक इंटीजर मिल रहा है, और 1 और 2 को भी माइनस करने पे एक इंटीजर हमको मिल रहा है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं हो रही है। ठीक, क्लियर? सो बस यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का वही तरीका, आप चाहें तो जैसे भी लिख सकते हैं। बाकी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक, मतलब इसका क्या हुआ कि x, y बिलोंग्स टू R
एक्स और वाई तभी रिलेशन में आएंगे, रिलेशन से बिलोंग करेंगे जब एक्स और वाई का सब्ट्रैक्शन इंटीजर रहेगा। तो अब आप देखो क्या इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लेके, इन दोनों में से अगर आप माइनस कॉमन लेके y को पहले लिख देंगे, x को बाद में। दोनों में से अगर आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो y प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा। तो अब अगर आप ये करते हैं तब भी तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, बस नेगेटिव मिलेगा, जैसे अभी हमने देखा 1 2 2 1 का। ठीक, तो ये भी तो एक इंटीजर ही रहेगा, इज एन इंटीजर। कहने का क्या मतलब हुआ कि y कोमा x भी r से रिलेशन से बिलोंग करेगा। यही तो चाहिए हमको सिमेट्रिक के लिए कि इफ x कोमा y बिलोंग्स टू r देन y कोमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तभी जाके हमारा रिलेशन होगा सिमेट्रिक। बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे लिख दो कि सिंस x कोमा y बिलोंग्स टू r एंड y कोमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। तो बात ऐसी है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आप आगे करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ ये बोला गया इंटीजर होना चाहिए एक्स और वाई का सब्ट्रैक्शन करने पे। अब इंटीजर तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर तो पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोला होता तो शायद थोड़ा बहुत चेंज हो जाता, बट यहाँ पर ऑल इंटीजर बोला है, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ठीक है, तो नेगेटिव रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y कोमा x तो जो है वो तो रिलेशन से बिलोंग करेगा ना। क्लियर? ठीक, चलो, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो इतना आप अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ये जो चीज़ है ये अब मैं हटा दूंगी। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि x कोमा y बिलोंग्स टू r एंड y कोमा z बिलोंग्स टू r। ठीक, देन x कोमा z बिलोंग्स टू r। तो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि अगर x माइनस वाई, ये जो है ये रिलेशन है ना, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये हमारे पास है पहले से, है ना, ये भी हमारे पास है। y माइनस z इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पता है कि अगर दो इंटीजर हैं तो उनका सम करो या फिर डिफरेंस करो, यानी कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एक इंटीजर ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हमने किया x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है ना, देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, क्योंकि ये रिलेशन में तभी आएगा जब दोनों का सब्ट्रैक्शन इंटीजर होगा। तो एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, ठीक है, तब ये होना चाहिए रिलेशन में। इसके लिए हम चेक करेंगे, ये हमारे पास है और ये हमारे पास है। तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, y माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो दोनों जब इंटीजर है तो इंटीजर का सम भी तो इंटीजर ही होता है। 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा, तो 2 भी तो एक इंटीजर है। -1 करोगे तो -2 आएगा, ये भी तो एक इंटीजर है। तो ये दोनों इंटीजर हैं, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इज एन इंटीजर। अब आप देखो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया x माइनस जेड इज एन इंटीजर। जब x माइनस जेड इंटीजर है, कहने का क्या मतलब हुआ, x कोमा जेड बिलोंग्स टू r। बस बात खत्म कि जब ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये भी तो इंटीजर है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक, सो यहां लिख देंगे, सो r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इनको लिखने के तरीके थोड़े बहुत अलग अलग हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट मेन है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5th है, उसके अंदर ही कितने रिलेशन है, 1 2 3 4 5 रिलेशन है।
और हमको उन्हीं में बताना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन है। ठीक है, जिनमें से 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन 5th के अंदर ही 5 रिलेशन हैं जिनको हमको देखना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव वो हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th है उसका ए अभी हमने लिया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो पहला रिलेशन ये है और इसमें जिस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है वो सेट ए है और सेट ए के अंदर है ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन। किसी टाउन में रहने वाले कुछ लोग उस सेट में हैं जिनके बारे में हमको रिलेशन दिए गए हैं अलग अलग, और उन्हीं रिलेशन को हमको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। क्लियर? ठीक है, तो अभी फर्स्ट का जो 5th पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है उसका हमने ए लिया है। ठीक है, ये रिलेशन है। ठीक, अब हमको ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आपके चेंज होंगे वैसे वैसे लिखने का तरीका भी बदल जाएगा, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चन में नंबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर रिलेशन है, अगर उसमें नंबर्स हैं तो नंबर्स से हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर आपको खुद से अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो देखें अब ध्यान से, यहाँ पर ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, यहां पर x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक, x और y एक ही जगह पे काम करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि x, y बिलोंग्स टू r। ठीक, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए होता है हमको कि x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब x, x का क्या मतलब हुआ कि x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। हाँ भाई, सिंपल सी चीज है। जैसे मान लीजिए मैं किसी जगह पे काम करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैं और मैं इस जगह पे काम करते हैं, तो कोई अंतर तो आएगा नहीं। ठीक है ना, ये जगह तो एक ही है। जैसे मान लीजिए ये वर्क प्लेस है, ठीक है, ये वर्क प्लेस है, इसमें x काम करता है और y काम करती है। ठीक है, और मान लीजिए मैं आपसे ये कहती हूं कि x एंड x वर्क एट दिस प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है, x उस जगह पे काम करता है, और या फिर मैं फिर से बोल दूं कि x उस जगह पे काम करता है, बात तो एक ही है। ठीक है तो ये एक ही इंसान। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब कि ये जो रिलेशन है इसके अंदर x, x बिलोंग करेगा, x, x इसमें आएगा, बस ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि यहाँ पर बोला गया x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं कि x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, तो हाँ गलत नहीं है, x तो वो खुद ही है ना। ठीक है, तो वो तो उसी जगह पे काम कर रहा है, एक ही जगह है। ठीक है, तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, इसका क्या मतलब हुआ कि x, x बिलोंग्स टू r, यानी रिलेशन के अंदर ये चीज आएगी। ठीक, अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे। ठीक है, तो यहां पर क्या है रिलेशन, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो क्या होना चाहिए जनरली कि सिमेट्रिक के लिए हमारा होता है कि x, y अगर रिलेशन में है तो y, x भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ x और y की अभी बात हो रही है। तो x, y बिलोंग्स टू r का क्या मतलब है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अब अगर मैं इसका उल्टा बोल दूं कि y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, तो गलत तो नहीं होगा, है तो वो दोनों इंसान ही ना। ठीक है, सेम इंसान है ना, कि मान लीजिए ये आपका वर्क प्लेस है, यहाँ पर x भी काम करता है, y भी काम करता है, तो अगर मैं इसको उल्टा बोल दूं कि y और x यहाँ काम करते हैं, या फिर मैं बोलूं x और y यहाँ काम करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? है तो वो एक ही जगह, उस जगह पे दोनों काम कर रहे हैं।
यहाँ पर काम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये हो रहा है कि दोनों इस जगह में काम करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x एंड y वर्क इज एट दिस प्लेस, या फिर बोल दें y एंड x वर्क एट दिस प्लेस, बात खत्म। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। और एक चीज़ और, जैसे कि आपने अगर कोई दूसरी बुक उठाते हैं आप, तो उसमें ये जो चीज़ है जैसे कि x, x बिलोंग्स टू r को x r x से भी शो करते हैं, यानी x का x के साथ रिलेशन, x का रिलेशन x के साथ, तो ऐसे भी शो कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी शो कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो सिमेट्रिक की हम बात कर रहे थे कि भाई सीधी सी बात है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ कि x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, या फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो यहां लिख देंगे रिलेशन r इज सिमेट्रिक। ठीक है, और क्या, और रिफ्लेक्सिव भी है ना, सो r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है कि जैसे x और y दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो x और x भी एक ही जगह पे काम करेगा, क्योंकि x तो वो खुद ही है ना, तो अगर हम उसको दो बार भी बोल देंगे तो है तो वो एक ही इंसान, रहेगा तो वो उसी जगह पे काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करें तो अगर हम दो इंसान हैं, एक का नाम है x, दूसरे का नाम है y, तो x और y किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम इसको उल्टा बोल दें कि y और x इस जगह पे काम करते हैं, तो कुछ गलत तो नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, तो इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हमने सपोज करा कि भाई तीन लोगों की हम बात करते हैं, एक x है, एक y है और एक z है, क्योंकि जैसे ही ट्रांजिटिव आ जाता है तो यहाँ पर तीन एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, एक x है, एक y है, एक z है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि x, ठीक है, और y एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो r है ये एक जगह है जिसमें x और y काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए ज़रूरी है कि x, y पे एंड हुआ है तो y से स्टार्ट होना चाहिए, तो y, z एक ही जगह पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि y जिस जगह पे काम कर रहा है, y के साथ z भी उसी जगह पे काम कर रहा है और y के साथ x भी उसी जगह पे काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है ये तीनों एक ही जगह पे काम करेंगे। ठीक है ना, अगर आप देखें तो ये दोनों तो इसमें कॉमन है, तो y जिस जगह पे काम कर रहा है उसी जगह पे x काम कर रहा है, और y जिस जगह पे काम कर रहा है उसी जगह पे z काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि x और z भी तो उसी जगह पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंड ऑल्सो x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, सो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, कि x, y मतलब x एंड y जो हैं वर्क एट द सेम प्लेस, x और y इसमें काम कर रहे हैं r में। ठीक है, और ये y है, y जिस जगह पे काम कर रहा है उसी जगह पे x कर रहा है, y जिस जगह पे काम कर रहा है उसी जगह पे z काम कर रहा है, तो x और z भी तो उसी जगह पे काम करेंगे, तीनों एक ही जगह में है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसी से ये हमने देखा कि x और z भी उसी जगह पे काम करेंगे, मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो r इज ट्रांजिटिव। तो अब आपने देखा कि ये जो रिलेशन था ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, और इस तरह का कोई भी रिलेशन हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है, कोई रिलेशन दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो सबसे पहले आप देखो कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर तीनों होते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज वो नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है उसका ए हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट बी। तो 5th का जो बी है ये सेम टू सेम आपके पार्ट ए के जैसा है, क्योंकि यहाँ पर देखें एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो अभी जो ए पार्ट था उसमें क्या था, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो देखो
ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा। तो एक बार मैं बता देती हूँ आपको। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम सबसे पहले तो, कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो एक्स एंड एक्स लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, बात ही खत्म हो गई, क्योंकि एक्स तो वो खुद ही है ना, ठीक है ना, तो वो तो उसी लोकेलिटी में रहेगा, उसका लोकेलिटी तो चेंज हो नहीं जाएगा अगर हम उसको 2 बार लिख देंगे तो, ठीक है ना। तो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो एक्स एंड एक्स लिव्स इन अ सेम लोकेलिटी, क्योंकि एक्स तो वो खुद ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। सेट हमारा ए है ना, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलोनी है, इस कॉलोनी में ए भी रहता है, बी भी रहता है, सी भी रहता है, डी रहता है, ठीक है। इस कॉलोनी में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ए इस लोकेलिटी में रहता है, तो अगर मैंने बोला ए एंड ए लिव्स इन दिस लोकेलिटी, तो गलत तो होगा नहीं, क्योंकि ए तो वो खुद ही है ना, ठीक है। ऐसे बी के लिए भी हम बोल सकते हैं कि बी लिव्स इन दिस लोकेलिटी, या फिर बी एंड बी लिव्स इन दिस लोकेलिटी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरी ये है कि उसी के साथ उसी का हम पेयर बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल, क्योंकि जो बी है वो तो खुद ही है ना, ठीक है। सी एंड सी लिव्स इन दिस लोकेलिटी, बिल्कुल लिख सकते हैं। डी एंड डी लिव्स इन दिस लोकेलिटी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस लोकेलिटी में जितने भी लोग रहते हैं हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस रिलेशन के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स एंड एक्स लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, या y एंड y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, बात खत्म। तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए कुछ नहीं, जैसे कि यहीं पर हम समझ लेते हैं कि ये सोसाइटी आपकी, इसमें 4 लोग रह रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं ये बोलती हूँ कि ए एंड बी लिव्स इन दिस लोकेलिटी, या फिर मैं बोल दूँ बी एंड ए लिव्स इन दिस लोकेलिटी, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस x, y belongs to R and also y, x belongs to R, so R is symmetric, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना होगा, या फिर खुद से ही जो भी चाहे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ ए एंड बी लिव्स इन दिस लोकेलिटी, या फिर मैं बोल दूँ बी एंड ए लिव्स इन दिस लोकेलिटी, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। या फिर सी और डी के लिए देख लो, अगर मैं बोलती हूँ सी एंड डी लिव्स इन दिस लोकेलिटी, या फिर डी एंड सी लिव्स इन दिस लोकेलिटी, तो उनकी लोकेलिटी तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, उनका ऑर्डर चेंज करने से उनकी लोकेलिटी तो वही रहेगी जहाँ वो रह रहे हैं, ठीक। समझ में आ गई बात? चलो, सो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव भी इसी से समझते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। हम ले लेते हैं ए, बी एंड सी, ठीक। मैंने कहा कि ए एंड बी लिव्स इन दिस लोकेलिटी, ठीक है। यानी कि ए का रिलेशन है बी के साथ कि ए और बी इस लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है। अब बी से एंड हो रहा है तो बी से ही हमको लेना पड़ेगा कि बी जो है वो भी उसी लोकेलिटी में रहता है, लेकिन उसका दोस्त कौन है? सी, ठीक है। ए और बी इस लोकेलिटी में रहते हैं, और ए और बी जो हैं ये इनका रिलेशन है कि ये उस लोकेलिटी में रहते हैं, यानी कि इनका रिलेशन क्या है कि सेम जगह में रहने का रिलेशन, ठीक है। इसी तरीके से जो बी है, तो बी जो है इसके साथ तो सी भी रहता है उसी लोकेलिटी में, क्योंकि जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव किस कंडीशन में होगा? जब ए और सी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। तो आप खुद देखें, क्या इस लोकेलिटी में ए और सी नहीं रह रहा है ना? मतलब कि कहने का क्या मतलब हुआ कि ए का रिलेशन सी के साथ भी आ रहा है, ठीक। इस कंडीशन में सेम लोकेलिटी की अगर हम बात करें तो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि x, y belongs to R and y, z belongs to R, then also x, z belongs to R, so R is transitive, ठीक है। तो लिखने का तरीका है
ठीक है, सबका अलग अलग होता है। मैं ऐसे लिख रही हूँ, हो सकता है आप कुछ अलग तरीके से लिखें। तो मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि भाई ए और बी अगर रह रहे हैं तो बी और सी भी इसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, सीधी सी बात है ए और सी भी उसी लोकेलिटी में रहेंगे, उनकी लोकेलिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर? ठीक। सो ये चीज़ मैं हटा देती हूँ। ठीक है, बाकी 5th का बी भी हो गया है हमारा। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट सी। तो ये हमारा नेक्स्ट सी। सो यहाँ पर रिलेशन को देखें तो क्या बोला जा रहा है, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो इसको भी हमको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव ये है या नहीं। बाकी इससे पिछला वाला जो पार्ट था वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन था, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। ठीक है, तो चलो इसको चेक करते हैं। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फिगर बना के भी आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रिलेशन है, रिलेशन में हमको बोला जा रहा है जो x की हाइट है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y से 7 सेंटीमीटर, हाँ 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो x की हाइट लेट सपोज ये है, ठीक है, और y की हाइट ये है, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर है हमारा, जो कि ज्यादा है y से। तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। y से अगर ये 7 सेंटीमीटर नहीं होता तो ये दोनों इक्वल होते, लेकिन x जो है 7 सेंटीमीटर y से टॉल है, लंबा है। ठीक, ये बोला जा रहा है। तो अब यहां पर हम देखें जरा रिफ्लेक्सिव के लिए, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x? क्या x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा लंबा हो सकता है क्या? आप खुद बताइए, आप खुद को ही देखिए, आपकी जो भी हाइट है, तो आप खुद की हाइट से खुद की हाइट को देख सकते हैं। आपकी खुद की हाइट बड़ी हो सकती है क्या अभी के अभी प्रेजेंट में? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए x, x का ही पेयर बनना जरूरी है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि यहां पर अगर x और y की बात करें तो x की हाइट ज्यादा है, y की कम है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है x की, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x? मेरी हाइट मुझसे ही बड़ी कैसे हो सकती है? ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो यहां पर हम लिख देंगे कि सिंस x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि x की हाइट x से बड़ी नहीं हो सकती, खुद की हाइट खुद से बड़ी पॉसिबल ही नहीं है, खुद की हाइट को खुद से कंपेयर नहीं कर सकते हम, है ना, बिल्कुल प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो R is not reflexive। ठीक, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं हम। तो सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है कि अगर x की हाइट y से ज्यादा है तो y की हाइट x से ज्यादा होनी चाहिए। ये पॉसिबल है क्या? आप खुद देखो, यहाँ पर ये वाली चीज हम हटा देते हैं कि जो स्टेटमेंट है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x की हाइट ज्यादा है, y की कम है, तो y की हाइट x से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है हमारा क्या, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, बट हम इसका उल्टा नहीं लिख सकते, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ये हम लिख सकते हैं क्या? क्या y की हाइट 7 सेंटीमीटर ज्यादा है x से? ये बोला है क्या हमारे इसमें क्वेश्चन में? नहीं बोला। हमारे क्वेश्चन में बोला है कि x की हाइट ज्यादा है, y की कम है। तो क्या y की हाइट x से ज्यादा हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब y, x डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर? चलो, तो अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस x, y
belongs to R, but y, x does not belongs to R. x की हाइट y से ज़्यादा है बट y की हाइट x से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, y की तो कम है तो y की ज़्यादा कहाँ से हो जाएगी, इसलिए ये नहीं है. सो R इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक, क्लियर. चलो अब ट्रांजिटिव. तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है ना, हर क्वेश्चन में आप ट्रांजिटिव रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझें क्योंकि इसी में ज़्यादातर गलतियां होती हैं. ठीक है, तो जैसे ही ट्रांजिटिव रिलेशन आएगा वहाँ पे 3 चीज़ें आ जाएंगी, एक्स, वाई और तीसरी एक और जेड. ठीक है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, फिर वाई पे खत्म हो रहा है तो वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड. सेंटेंस हमारा सेम रहेगा. ठीक है, सिर्फ y और z के लिए चेंज होगा. यहाँ पे x तो हमने लिया नहीं है, z अलग चीज है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 लोग हैं. हाँ, जैसे ये a है, ये b है और ये c है. इन तीनों की हाइट अलग अलग है. ठीक है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है और इसकी हाइट इतनी है. ठीक है, तो ऐसे 3 लोग किसी भी सेट में हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सेट ए है ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन, एक टाउन में ऐसे लोग हो सकते हैं कि एक की हाइट ज़्यादा हो, फिर उसकी उससे कम, फिर उसकी उससे कम. ठीक है, तो यहाँ पर यही कंडीशन बन रही है कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z. ठीक, क्लियर. तो यहाँ पर जो पहली 2 कंडीशन है ट्रांजिटिव के लिए वो यहाँ पर है, मतलब तीसरी चीज़ अब होना ज़रूरी है. अगर अब तीसरी चीज़ नहीं होगी तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है, तो देखो जब यहाँ पर है x, y बिलोंग्स टू R, यानी x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z. तो अब जरूरी ये है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z होना जरूरी है. तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा है? तो आप एक चीज देखो कि वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है. ठीक है, तो वो x से कितना, मतलब z से वो कितना छोटा होगा. कहने का मतलब ये कि ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 + 7 कितना हो गया 14. कहने का मतलब ये हुआ कि x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z. ये हो रहा है, बट हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन होना चाहिए. बट यहां पर क्या आ रहा है कि आप खुद देखें ना, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है. ठीक है, तो वो x और z में क्या रिलेशन होगा हमारा, तो यहाँ पर z की जो हाइट है वो इतनी है, तो यहाँ पर देख लो ये इतनी है z की हाइट, मतलब इतनी हाइट कहाँ जाएगी, 7 सेंटीमीटर तो ये है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 7 + 7 कितना 14 सेंटीमीटर बड़ा रहेगा x z से. बट हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू R. क्लियर, समझ में आई. तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है. जब 2 कंडीशन आ रही हैं तो तीसरी होना जरूरी है. अगर तीसरी नहीं है तब ये ट्रांजिटिव नहीं है. लेकिन अगर 2 ही कंडीशन नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही कंडीशन आ रही है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिव हो जाता है. क्लियर, ठीक है. सो यहाँ पर हम लिखते हैं x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. इसका क्या मतलब हुआ, x, y बिलोंग्स टू R. ठीक, अब y से स्टार्ट करेंगे क्योंकि y पे एंड हुआ है. तो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z. इसका क्या मतलब हुआ कि y, z भी रिलेशन में है, तो अब x, z होना चाहिए. बट x इज एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर. इसीलिए मैच ही नहीं करेगा, इसलिए नहीं है. 14 सेंटीमीटर
टॉलर देन z, that is x, z does not belongs to r। ठीक है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर की बात हो रही है, लेकिन x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, सो r is not ट्रांजिटिव। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक, समझ में आई बात? तो बस थोड़ा ध्यान से सोचना है, ध्यान से क्वेश्चन को करना है कि भाई x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, x z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, क्योंकि y और z में ही 7 का डिफरेंस है और x और y में 7 का, 7 + 7 कितना आएगा z तक, 14। ठीक, क्लियर? सो यहाँ पर देखें जो 5th था उसका C भी हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट D। सो अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिया है D। इस रिलेशन में बोला जा रहा है, रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से है, x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, तो हमको इसमें भी देखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो पहली चीज तो रिलेशन क्या है, x का रिलेशन y के साथ है, तो ये जो है वाइफ है और ये है हस्बैंड। क्लियर? x इज वाइफ ऑफ y, तो x वाइफ होगी, y हस्बैंड होगा। क्लियर? ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसमें सेम सेम हमारे एलिमेंट हमको लेने होते हैं, यानी उसी रिलेशन का उसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन, यानी कि x का जो रिलेशन है वो x के साथ होना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब आप बताइए क्या x की वाइफ हो सकती है क्या? वो खुद की वाइफ हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात क्लियरली? ठीक है ना, x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ x, पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये खुद वाइफ है, तो वाइफ की वाइफ कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, क्लियर? सो यहां पर हम यही लिखेंगे कि सिंस x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिर्फ हम अकेले x की बात नहीं करते, अगर y की भी बात करते हैं तो यहां पर है y इज वाइफ ऑफ y, ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, यानी कि उसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन, वो भी कौन सा रिलेशन? वाइफ का रिलेशन, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन हमको क्वेश्चन में दिया है उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां पर x का रिलेशन y के साथ है, x इज वाइफ ऑफ y, तो x वाइफ है, y हस्बैंड है, तो x इज वाइफ ऑफ x पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन रहेगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? x, y बिलोंग्स टू r, देन y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तभी जाके ये सिमेट्रिक होगा। तो अब आप एक बात बताइए, x इज वाइफ ऑफ y, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y इज वाइफ ऑफ x? लिख सकते हैं क्या? भाई y तो हस्बैंड है, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि y इज वाइफ ऑफ, यहां पर हम हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? x इज वाइफ ऑफ y, तो y इज वाइफ ऑफ x, पॉसिबल है क्या ऐसा लिखना? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि y तो हस्बैंड है ना, x वाइफ है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन हम नहीं लिख सकते, क्योंकि x वाइफ है, y हस्बैंड है, बट हम y को हस्बैंड को वाइफ नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात है ना? तो y जो है वो हस्बैंड है,
और एक्स वाइफ है, लेकिन रिलेशन में हमको लिखना है कि y इज वाइफ ऑफ x, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंस x इज वाइफ ऑफ y, इसका क्या मतलब हुआ कि x, y रिलेशन में है। ठीक है, बट y इज नॉट वाइफ ऑफ x, y x की वाइफ नहीं है, क्योंकि y तो खुद हस्बैंड है ना भाई। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है ना। y इज नॉट वाइफ ऑफ x, क्योंकि x खुद वाइफ है, y हस्बैंड है, तो हस्बैंड वाइफ कैसे हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। सो R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, किस पे? ट्रांजिटिव पे। तो भाई ट्रांजिटिव, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि अगर x, y रिलेशन में है, ठीक, और दूसरा भी पेयर है इसमें, तब हम तीसरे को चेंज करेंगे, तब हम तीसरे को चेक करेंगे। अगर सिर्फ यही है और दूसरा ही नहीं है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ठीक, तो अब हम करते हैं इसको चेक। देखो, ये तो हम पूरा रफ वर्क कर रहे हैं। तो x इज वाइफ ऑफ y, y इज वाइफ ऑफ z, ऐसा पॉसिबल है क्या? x y की वाइफ है, तो ये क्या हो गया? मेल। अब ये बंदा किसी की वाइफ, पॉसिबल है कि किसी की वाइफ हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आएगी ही नहीं। जब ये चीज ही नहीं आएगी, सिर्फ यही रहेगी, तो ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना। क्लियर? ठीक है, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक, तो y पे एंड हुआ। अब y से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन अगर y से स्टार्ट होगा तो y इज वाइफ ऑफ, तो y किसी की वाइफ होना चाहिए, बट y तो भाई हस्बैंड है किसी का, तो वो किसी की वाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज जो दूसरी वाली चीज है ये आएगी ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज आएगी। और जब एक ही चीज आएगी, दूसरी चीज नहीं है, तो तीसरी चेक ही नहीं करेंगे। और जब एक ही चीज रहती है ट्रांजिटिव में, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि जब ये नहीं है और ये भी नहीं आया है तो तीसरा चेक नहीं करेंगे, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं, एक चीज है दूसरी चीज है ही नहीं, तो ये अपने आप ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों होते और तीसरा नहीं मिलता हमको, ठीक है, तीसरा जो एलिमेंट है वो नहीं मिलता रिलेशन में, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होता। बट ये ट्रांजिटिव है, तो इसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें ही ज्यादातर हम गलती करते हैं कि एक्स वाई की वाइफ है, बट वाई जो है वो जेड की वाइफ नहीं है, इसलिए रिलेशन में ये खुद नहीं है। ये है, ये ही नहीं है, तो तीसरा हम चेक ही नहीं करेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि एक्स तो वाइफ है, वाई हस्बैंड है, तो ये जो हस्बैंड है ये किसी की वाइफ थोड़ी हो सकता है, क्योंकि रिलेशन में यही है, वाइफ ऑफ, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है। हम ये नहीं लिख सकते कि वाई इज हस्बैंड ऑफ जेड, ऐसा नहीं लिख सकते। इसमें जो सेंटेंस लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है, ये दूसरी वाली है ही नहीं, तो हम तीसरी वाली चेक ही नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस x, y बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। और अगर आपकी बुक में आंसर शीट जो है, यानी कि पीछे जो आंसर दिए रहते हैं, अगर उसमें ये है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो गलत है, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, हम बुक के आंसर्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि इस चीज़ को अगर आपको लग रहा है तो मैं एक बार और समझा दे रही हूँ। जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। देखो, एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको। जो रिलेशन है उसके हिसाब से देखो कि x का जो रिलेशन
y से है वो क्या है कि x इज वाइफ ऑफ y, तो y क्या हो गया, हस्बैंड। ठीक, अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिलेशन है जिन दो एलिमेंट के बीच में, तो जिस पे एंड हो रहा है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो y का रिलेशन यहाँ पर किसी के साथ होना चाहिए, लेकिन जो रिलेशन है वो वाइफ का ही होना चाहिए, कि जो y है वो वाइफ होना चाहिए। तो भाई y हस्बैंड है तो वाइफ कैसे होगा किसी का। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई तो है रिलेशन में, बट वाई जेड है ही नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको जब ट्रांजिटिव रिलेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो जब हमने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स वाई है वाई जेड है तब एक्स जेड आप चेक करो, लेकिन अगर एक्स वाई अकेला है तो ना कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये है, बट y इज वाइफ ऑफ z ये रिलेशन में नहीं है, क्योंकि y तो हस्बैंड है किसी का, तो वो किसी की वाइफ नहीं हो सकता। तो जब ये ही नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, सिर्फ ये अकेला है। ठीक है, तो पहली अकेली चीज है, दूसरी है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये लिखना ही नहीं है हमको, तो सिर्फ अकेला ये है रिलेशन में, दूसरी चीज भी नहीं है। अगर दूसरी होती तब तीसरी चेक करते। तो x, y बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। बुक में आंसर पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है गलत हो। ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। ठीक, सो ये तो मैंने सब रफली बताया है आपको, ये आपको नोट नहीं करना है। ठीक, समझ में आई बात। सो यहाँ पर डी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब इसका लास्ट देखेंगे हम ई। सो एक बार इसका फाइनल आंसर, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। ठीक, तो फाइनल आंसर मैंने लिख दिया। तो फिफ्थ का लास्ट है ई। ठीक है, तो ये आपके पिछले पार्ट जैसा ही है, लेकिन हाँ इसमें भी थोड़ा कुछ अलग है, इसलिए मैं इसको पूरा आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, x इज फादर ऑफ y। ठीक है, x इज फादर ऑफ y। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, तो किसी टाउन में ऐसे कोई दो लोग रह सकते हैं जिसमें x इज फादर ऑफ y। ठीक, तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए आप ये बताओ कि x का रिलेशन y के साथ है, लेकिन किसका, कि x जो है ये फादर है और जो y है वो सन है। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए x का x के साथ रिलेशन होना चाहिए, y का y के साथ, इस तरीके से जो भी उसके अंदर एलिमेंट रहेंगे या जो भी लोग रहेंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये जो x है इसका x के साथ x का क्या रिलेशन हो सकता है क्या, वो भी कौन सा, यही वाला। तो x इज फादर ऑफ x, क्या कोई खुद का फादर हो सकता है, नहीं ना। ठीक है, समझ में आई बात। तो x इज फादर ऑफ x, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंपल, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं रही यहाँ पे। तो सिंस x, x does not belongs to r, so r is not reflexive। ठीक है, जैसा पिछले उसमें था कि x इज वाइफ ऑफ x, क्या x खुद की वाइफ हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे भी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। यहाँ पे x इज फादर ऑफ x, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, x इज फादर ऑफ y, y इज फादर ऑफ x। तो मुझे एक बात बताइए कि जब x फादर है, ठीक है, रिलेशन है y के साथ, ये सन है, तो अब क्या इसका उल्टा हम लिख सकते हैं कि y इज फादर ऑफ x, क्या ये इसका फादर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा उल्टा जा रहा है, x y का फादर है तो y x का फादर हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो सन है ना, ये उसका लड़का है। ठीक है,
तो ये फादर है, ये सन है, बट ये फादर इसका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो यहां हम लिखते हैं कि सिंस x इज फादर ऑफ y, इसका क्या मतलब हुआ, x, y बिलोंग्स टू r, ठीक, बट y इज नॉट, बट y जो है वो x का फादर नहीं हो सकता, इसीलिए y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। इसको भी रफ में समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाता है तो वहाँ पे तीन चीज़ें आ जाएंगी, तीन लोग रिलेशन में आ जाएंगे। एक्स का जो रिलेशन है वो वाई के साथ है कि एक्स जो है वो फादर है, वाई जो है वो सन है। अब ये जो सन है ये भी तो किसी का फादर हो सकता है ना, पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई जो है वो किसी का फादर हो सकता है, यानी ये फादर हो सकता है, ये सन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है ना कि एक्स अगर वाई का फादर है तो वाई किसी और का तो फादर हो सकता है ना, ठीक है। जैसे हमारे घर में दादाजी, पापा जी, फिर हम, ठीक, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फादर है इसका और ये किसी और का फादर है, ठीक, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो रिलेशन है वो हमको देखना है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, y इज फादर ऑफ z। तो रिलेशन में ये आना चाहिए अब x और z का कि x इज फादर ऑफ z। तो x z का फादर नहीं है, वो ग्रैंड फादर है, दादाजी, क्लियर, ठीक है। तो जो रिलेशन यहां पर दिया है वो यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये चीज भी है, ये चीज भी है, बट ये वाली चीज नहीं है। अब इसको अगर आप देखें तो x, y जो है वो रिलेशन में है, यानी x y का फादर है, y z का फादर है, बिल्कुल, बट x z का फादर नहीं है क्योंकि x z का दादा है, ठीक, समझ में आ गई बात, ग्रैंड फादर है वो, ठीक है। तो बट x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पर ये दो चीजें आई, इसीलिए हमने तीसरी चेक करी। अगर दो ही चीजें नहीं रहेंगी तो तीसरी हम चेक नहीं करेंगे, वो अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीजें इस रिलेशन में थी कि x y का पापा है, y z का पापा है, तो क्या x भी z का पापा होगा? नहीं, x z का दादा होगा, क्लियर, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो यहाँ पर बट दिस, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ट्रांजिटिव क्यों था? क्योंकि ये दो चीजें नहीं थी, सिर्फ एक थी, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं, अगर एक अकेली रहेगी तो ट्रांजिटिव हो जाए। बट यहां पर x y का फादर है, y इज फादर ऑफ z, तो x इज फादर ऑफ z पॉसिबल नहीं है क्योंकि x इज ग्रैंड फादर ऑफ z, क्लियर, ठीक है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। बट पिछले जो क्वेश्चन था उसमें था x इज वाइफ ऑफ y, बट y तो किसी की वाइफ ही नहीं हो सकती, तो दूसरा रिलेशन बने ही नहीं, ठीक, इसीलिए उसमें वो ट्रांजिटिव था, बट यहाँ पर ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ का लास्ट पार्ट था ई, ये भी कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका 4th और 5th पार्ट देखा। अब क्योंकि 5th पार्ट के अंदर ही 5 क्वेश्चन थे तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन ही बड़ा था, इसलिए सॉल्यूशन ऑब्वियसली बड़े होंगे, ठीक है। सो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन समझाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।